अच्छा जी, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होती क्या है, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मैंने आपके साथ जो बुक्स शेयर की हैं उसमें अगर आप देखें तो जो आपकी मेन बुक है लिनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस, इस बुक में भी जाके आप देखेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी। आप शॉम सीरीज़ की बुक में देख लें, आप मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में देख लें, थोड़ा इसमें आप कह लें कि वेरिएशंस आपको नजर आएंगी इसकी डेफिनेशन में, लेकिन मेन डेफिनेशन रिमेन सेम, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है, यहाँ आप जैसे कि आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन अ वेक्टर स्पेस V इज अ फंक्शन। पहली बात तो ये कि हम इसको जिस सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं वो हमारी वेक्टर स्पेस V होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम एक्सटेंशन कर रहे हैं जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वेक्टर स्पेस V की तो हमें समझ आ गई। अब हम इस स्पेस पर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं, और इनर प्रोडक्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन करता क्या है, that associates a real number uv with each pair of vectors in V। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? डिस्टॉर्शन आ रही थी, कोई बोल रहा था, आई थिंक। कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा आपने? एनीवन? चलें। अच्छा, सो दिस फंक्शन एसोसिएट्स अ रियल नंबर uv। अब ये जो uv के राउंड अबाउट अगर आप देखें तो ये आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, ये एक स्पेसिफिक साइन होता है इनर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, ये जस्ट हम स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सॉरी नोटेशन है इनर प्रोडक्ट के लिए। u v आपके पास एक पेयर है, और u और v दोनों वेक्टर्स हैं जो कि आपने वेक्टर स्पेस V से चूज करने हैं। विथ ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स इन V, अब ये जो आपने पेयर लेना है u और v का, ये दोनों वेक्टर्स आपने कहाँ से लेने हैं? V से। In such a way that the following axioms are satisfied for all vectors u, v, w in V and all scalars k। हम यहाँ जो चार एक्सियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने ये जो पेयर बना दिया, इसमें हमने दो वेक्टर्स लेने हैं। अब ऐसे होता है कि जब हम सेकंड एग्जाम करेंगे तो हमें वहाँ पर तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसने यहाँ पर u, v, w का जिक्र किया है, ठीक है। तो अब वो हर एक्सियम को इस नोटेशन के अंदर रहते हुए, ये जो आपने ब्रैकेट्स यूज किए हैं ना जो कि लेस देन साइन की तरह होती हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर इन पेयर्स को रख के, जिसमें वेरिएशन आती रहेगी, कभी यहाँ पे u v लिखा होगा, कभी यहाँ पे u w लिखा होगा। सो मैक्सिमम इन चार एक्सियम्स के लिए हम तीन ही वेक्टर्स यूज करेंगे, u v w, तीन से ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं तीन वेक्टर ले लूँ वेक्टर स्पेस V से, और स्केलर जितने भी यूज होंगे वो ऑब्वियसली हमारी फील्ड से आएंगे। ये फील्ड कौन सी होगी? ये हमारी वेक्टर स्पेस V की फील्ड होगी। सो if we choose any three arbitrary vectors u, v, w from the vector space V and some scalars k from the field, then in order to get the definition of the inner product space, these four axioms must be satisfied। अगर आप ये कहते हो कि आपने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जनरेट करनी है, दैट इज कहने का मतलब ये है कि ये जो V वेक्टर स्पेस है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगी? अगर ये चार एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिसमें से पहले एक्सियम को हम सिमेट्री एक्सियम भी कहते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर पेयर u v रखूं या मैं v u रखूं, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा हर एक्सियम जिसमें आप शो ये कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना if a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो उसको सिमेट्री एक्सियम कहते हैं। सिमेट्री का मतलब ये है कि जैसे u v बिहेव करे वैसे ही v u भी बिहेव करे। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे आके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रैकेट करती क्या है, इसका रोल कहाँ है? तो ये अभी आगे जाके एग्जांपल्स में आप देखिएगा कि आपको हर क्वेश्चन में बताया जाएगा कि इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है, इसलिए इसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी तो हम जस्ट एज अ नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर रहते हुए हमने हर ऑपरेशन के लिए पहले उसको इस ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो इसको बाकी जो हम पहले वेक्टर स्पेस पढ़ते आए, सब स्पेस पढ़ा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, सिर्फ उनसे अलग करने के लिए हमने इनर प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट नोटेशन यूज कर दिया, दैट्स इट। बाकी हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के शुरू में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये ब्रैकेट जब आप यहाँ पर एक पेयर ऑफ वेक्टर्स रखेंगे u v, तो ब्रैकेट खोलनी कैसे है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा।
तो सिमेट्री एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा एक्सियम है एडिटिव एक्सियम। एडिटिव एक्सियम क्या होता है कि आप 3 वेक्टर्स लेते हो वेक्टर स्पेस में से और आप u प्लस v लेते हो पहली पोजीशन पे और सेकंड पे आप w रखते हो, तो इसको ओपन कैसे होना चाहिए? u w के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये जो हम ब्रैकेट्स लिखते हैं ना, इनको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि u w के साथ अगर मैंने ये ब्रैकेट्स ली हैं तो मैं कर क्या रही हूँ, मैं u w का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट। प्लस v को भी w के साथ जाना है, vw। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें एक कंपोनेंट के अंदर या एक पोजीशन या एक लोकेशन पे आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते हो और दूसरी पोजीशन पे आपके पास खाली वेक्टर लिखा जाए, तो फिर ये पॉसिबल होना चाहिए कि आप u को भी w के साथ रखने का चांस दें और v को भी w के साथ रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको कहते हो एडिटिव एक्सियम। थर्ड एक्सियम ये कहते हैं कि अगर आपके इनर प्रोडक्ट के अंदर इस पेयर के अंदर कोई स्केलर पेयर हो जाता है, चाहे वो आपके u के साथ अपीयर हो या v के साथ हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर u के साथ लिखा है, आप अगर v के साथ भी देखें तो दिस इज पॉसिबल। तो होता ये है कि ये एक्सियम सेटिस्फाई करने के लिए इस k का इफेक्ट आपके इनर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको बाहर लिख दें तो भी आपका आंसर सेम आना चाहिए। यानी ये जो आपने इनर प्रोडक्ट लिखा है इसका स्केलर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ वेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका u के साथ k मल्टीप्लाई हो या v के साथ k मल्टीप्लाई हो, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। इस एक्सियम का ये मतलब है। क्योंकि देखिए अब ये एक्सियम इतना ऑब्वियस नहीं है। ये एक्सियम हमसे ये कहता है कि अगर मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह मैथमेटिक्स में करते हैं, अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो मैं ये कहूँगी कि फिर ये जो k है बाहर निकलते हुए क्या ये v के साथ डिवाइड नहीं होगा? क्या इसका v के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा? सो आंसर इज नो। यही तो ब्यूटी है इस इनर प्रोडक्ट की कि अगर आप इसकी किसी भी कंपोनेंट के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और आप उसको इस पूरे इनर प्रोडक्ट से बाहर भी लिख देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस आइडेंटिटी को, ठीक है। फिर भी इनर प्रोडक्ट अप्लाई होगा, इनर प्रोडक्ट में वर्किंग हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम स्केलर को बस बाहर रख सकते हैं, चाहे वो u से मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे वो v से मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्थ एक्सियम देखें, दिस इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सियम। कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये फोर्थ एक्सियम हमारा फर्स्ट एक्सियम भी लिखा जाता है और यहाँ पर थोड़ी इसका ऑर्डर चेंज है, डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस पेयर में सेम वेक्टर्स रख देते हैं v एंड b, ठीक है। पहले आप देख रहे थे ना हमने डिफरेंट रखा, फर्स्ट एग्जाम में देखें uv, फिर सेकंड में देखें, थर्ड में देखें। अगर हम यहाँ पर सेम वेक्टर रख देते हैं तो इसका इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ एग्जाम में आप क्या कर रहे हो कि अगर आप ये कहते हैं कि हम इनर प्रोडक्ट में सेम वेक्टर्स रखते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब फोर्थ एक्सियम के 2 पार्ट्स हैं और जब भी आप फोर्थ एक्सियम को प्रूव करेंगे तो अंडर दिस फोर्थ एक्सियम आपने हमेशा 2 पार्ट्स को प्रूव करना होगा, किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता। पहला पार्ट ये प्रूव करेंगे कि अगर u v की जगह हम दोनों पोजीशंस पे v को रिप्लेस कर दें, सेम वेक्टर अपीयर हो रहा हो इनर प्रोडक्ट में, और आप इसका इनर प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करें, यानी जब आपके ब्रैकेट्स ओपन करें, जिसको ओपन करने का मेथड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये प्रूव करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 0 है, ठीक है, अगर मैं इसके इनर प्रोडक्ट को 0 पुट कर दूं तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ आपका जो वेक्टर v है वो 0 है। इसके कहने का मतलब क्या है? इस सेकंड पार्ट का बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे आप इसको वर्ड्स में डिफाइन करके दें तो हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे कि कभी भी सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता जब तक कि वो वेक्टर खुद 0 ना हो। इसका क्या मतलब है? इसको मैं किसी इन अदर वर्ड्स में इसको यूँ डिफाइन करूँगी कि किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर का उसके अपने साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी लेवल पे एमसीक्यूज में आपसे ये बात यूँ भी तो पूछी जा सकती है ना कि आपसे मैं ये कहूँ कि v स्ट्रिक्टली 0 नहीं है, ये एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और फिर भी मैं ये कहूँ कि इसका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
इसका सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि जब तक v खुद जीरो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि उसका इनर प्रोडक्ट उसके अपने साथ जीरो हो सकता है. सो इफ वी पुट द इनर प्रोडक्ट ऑफ vv is equal to 0, then we have to show that in fact this vector v is itself 0. अगर हम ये 4 एक्सियम्स प्रूव कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारी ये जो स्पेस v है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी. कहने का मतलब ये है कि पहले v सिर्फ वेक्टर स्पेस थी, हमने वेक्टर स्पेस को बड़ी डिटेल से पढ़ा. अब अगर मुझे ये कहा जाए कि वेक्टर स्पेस v को प्रूव करेंगे ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, तो फिर v के वेक्टर्स को इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर v के वेक्टर्स ने इन 4 एक्सियम्स को प्रूव कर दिया तो v ना सिर्फ एक वेक्टर स्पेस बनेगी बल्कि इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बन जाएगी. ठीक है, तो ये वही वेक्टर स्पेस की एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस एक्सियम्स ऐड कर दिए, कुछ हम नई डेफिनेशन लेकर आ गए और हमने ये कहा कि अगर ये भी प्रूव कर देता है v तो फिर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा. ओके, अब हमने अभी जो एक्सियम्स किए हैं उसी में से एक एक्सियम की एक्सटेंशन है कि अगर आप कहते हो कि आपकी वेक्टर स्पेस एक nth डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn है एंड इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन v एज. अब अगर आपका इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन किया जाए, देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा इस डेफिनेशन को. मैंने अभी आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये ब्रैकेट्स बताई जाएंगी कि आपने अप्लाई कैसी करनी है. देखें, जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा प्रूव करें कि वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनर प्रोडक्ट दिया जाएगा, अभी आप इन्हीं आज की लेक्चर में देखिएगा कि हम इनर प्रोडक्ट के अलावा उससे रेलेवेंट कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे. तो ऐसा हर क्वेश्चन जिसमें इनर प्रोडक्ट का कोई भी जिक्र हो रहा है वहाँ पर आपको ज़रूर बताया जाएगा कि ये दो ब्रैकेट्स ओपन कैसे होनी है. अब ज़रा देखें, तो आपसे ये कहता है कि जब आप पेयर ऑफ टू वेक्टर्स u v पे ये ब्रैकेट्स इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जब मैं ब्रैकेट्स कहती हूँ ये मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ ताकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे इसको समझ जाएं, लेकिन इसको कहने का या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्डिंग ठीक नहीं है. ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनको कहते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v. जब भी कोई अंदर पेयर लिखा होगा और साथ ये ब्रैकेट्स लगी होंगी तो आप हमेशा इसको यूँ बोलोगे, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, राइट. इसको ओपन करने का तरीका ये है कि जब भी u और v का इनर प्रोडक्ट दिया जाए आप इसको लिखोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v. यानी यहाँ जो दो वेक्टर्स लिखे हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें. और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आपको पता है कि u भी Rn से बिलोंग कर रहा है, v भी Rn से बिलोंग कर रहा है, और nth डायमेंशन होने का मतलब है कि u को आप कैसे लिखोगे, u1 u2 अप टू सो ऑन un, v को लिखोगे v1 v2 अप टू सो ऑन vn. अगर मैं यहाँ पे Rn की जगह R2 लिख दूँ तो u कैसा होगा x1 x2, v क्या होगा y1 y2. अगर मैं यहाँ R3 लिख दूँ तो u क्या होगा x1 x2 x3, v क्या होगा y1 y2 y3. तो अगर मैं इसको Rn लिख दूंगी तो u मेरे पास क्या होगा u1 u2 अप टू सो ऑन un, v होगा v1 v2 अप टू सो ऑन vn. जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो मेरे ख्याल से इस स्टेज पर आप सब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं. पहली डायमेंशन पहले के साथ मल्टीप्लाई होती है, u1 v1 हो जाएगा, दूसरी के साथ होती है u2 v2 एंड अप टू सो ऑन un vn. अगर आपका इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया जाए जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि आपसे ये कहा जाए कि आपने सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट को बोलते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट. यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट होती है. कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको सिर्फ ये कह देगा क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को यूज़ कर लें. अब वो आपको ये ना भी बताए कि क्या है तो आपने याद कर लेना है. यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमें ये कहा जाए कि आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट सॉल्व से की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम सिर्फ ये करेंगे कि हमारे जो दो वेक्टर्स होंगे इनर प्रोडक्ट के अंदर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर फिर हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. तो आपने ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट को याद रख लेना. कुछ भी नहीं है, जो दो वेक्टर्स आपको यहाँ दिए जाएंगे उनका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे. ओके, अब इनर प्रोडक्ट का नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, हमें पहले से पता है कि हमारी वेक्टर स्पेस V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है.
तो इसका नॉर्म, जिसको हम आसान अल्फाज में लेंथ भी कहते हैं, शायद आपने नॉर्म का लफ्ज़ पहली बार सुना हो, तो जिन स्टूडेंट्स के लिए ये नया है उनके लिए कि ये कुछ भी नहीं है। एक सिंपल वेक्टर आप लेते हो ना, तो आप कहते हो उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर ले लूँ ए बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। असल में वो होता क्या है, वो मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है ना, आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दी जाए तो उसके किसी वेक्टर की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, राइट? तो लेंथ को मॉडिफाई वे में हम नॉर्म भी कह देते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो if V is a inner product space, then the norm or length of a vector V in the vector space capital V is denoted by this. अब जब भी आप norm कैलकुलेट करते हो तो ये V के राउंड अबाउट आपको ये डबल लाइंस लगानी पड़ती हैं, ये norm की डेफिनेशन होती है, ठीक है? इसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड डिफाइंड बाय नॉर्म क्या होगा कि आप V का इसके अपने साथ इनर प्रोडक्ट लेके अगर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपको V की लेंथ मिल जाएगी। बहुत आसान है। मैं आपको एक वेक्टर दूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये वेक्टर बिलोंग करता है V से, जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, राइट? अब मैं आपसे ये कहूँ कि इस वेक्टर की लेंथ या इसका नॉर्म कैलकुलेट करके दे दें, आप क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट खोलने की डेफिनेशन दी जाएगी कि कैसे ऑपरेट करना है। आप सिर्फ ये करोगे, V को V के साथ रख के इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में गिवन फॉर्मूला की हेल्प से, फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास आपके गिवन वेक्टर की लेंथ या उसका नॉर्म आ जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें कि आपके किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 आ जाता है या उसकी लेंथ 1 आ जाती है तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये तो हम अपनी ऑर्डिनरी कैलकुलस में वैसे ही पढ़ के आए हैं कि कोई भी वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होती है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो दैट डेफिनेशन रिमेन्स सेम हियर। And distance between two vectors is denoted by d of uv and is defined by this. अब इस स्लाइड पे आपने दो चीज़ें स्टडी की हैं जिनको आपने याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म या उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। दूसरी डेफिनेशन ये कि आपको दो वेक्टर दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है? मैं आपसे कहूँ कि u v दो वेक्टर्स हैं, ये बिलोंग करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस V से। आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके दें तो आप क्या करेंगे? d ऑफ u v इज इक्वल टू व्हाट? u माइनस v का इनर प्रोडक्ट u माइनस v के साथ ही ले लें और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपको डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स दे देगा। दैट इज if u v are two vectors and these two vectors belong to the inner product space V, if it is required to find out the distance between these two vectors, what we have to do is that we have to calculate the norm of u minus v. अब आप नॉर्म सिर्फ u या सिर्फ v का कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने u को v में से माइनस किया। उसका नॉर्म का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया था, आप किसी भी वेक्टर का नॉर्म लेते हैं उसका तरीका क्या होता है? जिस वेक्टर का भी आपने नॉर्म लेना है उसका अपने साथ इनर प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका नॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको नॉर्म में डिफाइन करूं या मैं डायरेक्ट आपसे ये कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज बेसिकली इक्वल टू u माइनस v का इनर प्रोडक्ट इसके अपने साथ यानी u माइनस v के साथ उसका ले लें आप स्क्वायर रूट, इट गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स u एंड v, ठीक है? तो ये जब आप इसको क्वेश्चन में कहीं भी अप्लाई करेंगे ना तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी सी कैलकुलेशंस हैं कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी आपने वेरी फर्स्ट स्लाइड पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन जब की थी तो आपने इनर प्रोडक्ट से रेलेवेंट 4 एक्सियम्स पढ़े थे। अब अगर हम इसको नॉर्म की सेंस में डिफाइन करें तो ये थ्योरम ये कहता है कि इफ u एंड v आर वेक्टर्स इन अ इनर प्रोडक्ट स्पेस v, कोई से दो वेक्टर्स ने स्केलर k ले लें, प्रोवाइडेड दैट कि v आपकी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। हमने ये पहले पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम मॉड ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसकी लेंथ 0 है, जिसका नॉर्म 0 है, तो मेरे ख्याल से अब ये वाला एग्जाम तो आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर किसी वेक्टर की लेंथ 0 हो तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब वो खुद 0 हो।
अदरवाइज तो कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना जिसकी लेंथ ना हो। ठीक है, आप रियल लाइन पे जीरो के अलावा कहीं भी राइट लेफ्ट किसी नंबर पे भी चले जाएं, कोई भी वेक्टर ले लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो खुद नॉन जीरो हो और उसकी लेंथ आपको जीरो मिल जाए। कोई ना कोई लेंथ तो जरूर एग्जिस्ट करती होगी ना। सो अगर किसी वेक्टर का नॉर्म में जीरो पुट कर दूं, मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? यस मैम। ओके, तो अगर किसी वेक्टर का नॉर्म हम जीरो पुट कर दें तो हमें साथ ये शो करना पड़ेगा कि वेक्टर इटसेल्फ जीरो है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको कोई वेक्टर दे दूं या इन जनरल मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि आप प्रूव करें कि एक वेक्टर का नॉर्म अगर जीरो है तो फिर उस वेक्टर को भी जीरो होना चाहिए, तो आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होगी कि जब भी किसी जगह लिखा होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस थ्योरम के दो पार्ट्स करने हैं, या जो भी आप आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं इसके दो पार्ट्स होंगे। कैसे? पहले आप लेट करोगे कि नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू जीरो और प्रूव करोगे कि v इक्वल टू जीरो है, फिर इसका कन्वर्स भी करते हैं। जब भी किसी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है इसका मतलब है कि अगर इफ एंड ओनली इफ से पहले की जाने वाली बात ट्रू है तो फिर उसके बाद की जाने वाली बात भी ट्रू होगी, और कन्वर्स यानी इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर मैं ये कहूँ कि v जीरो है तो फिर उसका नॉर्म भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कोई भी ऐसी चीज प्रूव करने के लिए दे दूं, या वैसे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर आपने कोई ऐसा थ्योरम प्रूव करना है जिसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको दो पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। पहले आप कहते हो कि नॉर्म ऑफ v जीरो है तो इसका मतलब है v जीरो है, फिर आप दोबारा उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हो कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि v जीरो है तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नॉर्म ऑफ v भी जीरो है। तो ये तरीका होता है इफ एंड ओनली इफ जैसी कंडीशंस को प्रूव करने का। ओके, फिर डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल वैसा ही एक्सियम है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दो वेक्टर्स का डिस्टेंस लेना है, वी ऑलरेडी नो दैट कि हमेशा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं ये कहूँ कि दो वेक्टर्स का डिस्टेंस आपस में जीरो है तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, मैथमेटिकली जब भी दो वेक्टर्स का डिस्टेंस जीरो होता है तो ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब वो दो वेक्टर्स सेम हो आपस में, अदरवाइज तो ये कभी हो ही नहीं सकता ना। अगर 0.0000001 डिस्टेंस पे भी दो वेक्टर्स पड़े हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर होगा उनका, राइट? इस वजह से अगर आप ये कहते हो कि दो वेक्टर्स का डिस्टेंस आइडेंटिकली जीरो हो गया है तो ये बात हम सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं अगर हमारे वेक्टर्स ही सेम है। हर वेक्टर का अपने आप से डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है, लेकिन उसके कोई नियरेस्ट भी अगर वेक्टर पड़ा हुआ है तो उनका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता अनलेस कि वो दोनों सेम है, क्योंकि हमें ये पता है कि 0.001 और 0.002 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि नियरेस्ट पॉइंट्स या नियरेस्ट वेक्टर्स का भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है जबकि वो खुद जीरो नहीं है, जबकि वो खुद सेम नहीं है। So whenever we say that the distance between two vectors is zero, we have to also show that these two vectors are identically equal to each other. तो अब यहाँ भी if and only if है, अगर ऐसा कुछ भी आपको कहीं प्रूव करना पड़ जाए, ऑल्दो कि आपके एग्जाम्स में ऐसे कोई प्रूफ तो इंक्लूडेड नहीं है, अगर वो इससे पहले हमने जितने कंटेंट्स पढ़े हैं उसमें जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती रही हूँ या जैसे हमने एक्सरसाइजेस की हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, लेकिन मैं आपसे वैसे बात कर रही हूँ कि किसी भी स्टेज पर आपको कोई ऐसी चीज़ प्रूव करने के लिए दे दी जाए जहाँ इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज हो रहा हो, तो उस क्वेश्चन के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपने ये शो कर दिया कि डी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो है, ये आपने लेट कर दिया और आपने शो किया कि यू वी की इक्वल है, बस खत्म हो गया। नहीं, आपको फिर इसका सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट ये कि आप लेट करें कि यू वी के इक्वल है और फिर प्रूफ करके दिखाएं कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, राइट? यानी इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, एक को लेट करके दूसरा शो होगा, दूसरे को लेट करके पहला शो होगा। ठीक, सी एक्सियम देखें, ये तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर ये बात प्रूव करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन यू वी इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वी एंड यू। आप यू से वी पे जाएं या वी से दोबारा यू पर आएं, डिस्टेंस रिमेन सेम, क्योंकि डिस्टेंस तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड वाइज हम उसको डिस्कस करते हैं, वो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। डायरेक्शन तो हम यहाँ पर देखते नहीं है, इसलिए हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम यू से वी में जाएं या वी से यू पर आए। ओके, द डी एक्सियम इज
कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लें या v का मैग्नीट्यूड लेके उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका v वेक्टर किसी भी डायमेंशन का है, फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल है, तो मैं लिखूंगी v इज इक्वल टू x1 x2, और उसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्केलर क्या करता है, उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं उसको साथ रख के स्क्वायर रूट लूँ या मैं उसको बाहर रख के पहले मैग्नीट्यूड v का ले लूँ और बाद में k से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि जब आप v का नॉर्म लेने के बाद, लेंथ लेने के बाद उसको k से मल्टीप्लाई करें तो k आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि आप जब फॉर एग्जांपल आप भी कहते हो कि k को v से मल्टीप्लाई करके हम उसका नॉर्म लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाता है, और स्क्वायर रूट के अंदर जाने के बाद हमें इसको बाहर कॉमन भी तो निकालना है ना। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक ऐसा नंबर हम स्क्वायर रूट में ले जाएं जो कि नेगेटिव हो। ये तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर में होता है। सो हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि इन दिस केस k शुड बी मॉड ऑफ k शुड बी पॉजिटिव। ओके, अच्छा, अब ये अभी आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट पढ़ा था जिसको हमने कहा था यूक्लिडियन और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। एक और तरह का इनर प्रोडक्ट होता है, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी आपने याद रखना है। इन सम क्वेश्चंस आपको ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। इफ W1 W2 अप टू so on Wn आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास कोई से भी रियल नंबर्स हैं, रिमेंबर दैट मैं ये नहीं कह रही कि ये वेक्टर्स हैं, गौर से सुने, ये रियल नंबर्स हैं, ये स्केलर्स हैं, ठीक, जो कि हम फील्ड से लेते हैं। एंड u एंड v ये दो वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स कहाँ से मैं ले रही हूँ, Rn से। याद रखिएगा जब हम कोई डेफिनेशन Rn में देते हैं ना, तो हम इसलिए Rn लिख रहे होते हैं कि हम उसको जनरलाइज वे में डिस्क्राइब कर सकें। क्वेश्चंस में ये R2 भी दिया जा सकता है, R3 भी दिया जा सकता है, R4 भी दिया जा सकता है। तो जब आपको Rn से रेलेवेंट डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन करते हुए आपको जो भी डायमेंशन दी जाएगी आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। अगर R3 दी जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स दी जाएंगी, R2 दिया जाएगा तो u और v वेक्टर की आप सिर्फ 2 टर्म्स कंसिडर करोगे, u1 u2 और v1 v2। तो हम इन जनरल ये कहते हैं कि अगर u वेक्टर हमारे Rn से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं u1 u2 अप टू so on un, v1 v2 अप टू so on vn, तो इनका इनर प्रोडक्ट अगर मैं इस तरह से लूँ कि u1 v1 यानी u की पहली डायमेंशन v की पहली डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मैं उसको इस पहले स्केलर w1 से मल्टीप्लाई कर दूं। सिमिलरली इनकी दूसरी डायमेंशन जब मैं मल्टीप्लाई करूं u2 v2, तो फिर मैं यहाँ से एक दूसरा स्केलर लूँ w2, उससे मल्टीप्लाई कर दूं। फिर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लूँ u3, यहाँ से लूँ v3, u3 और v3 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से तीसरा स्केलर w3 लेके मल्टीप्लाई कर दूं। और यही काम मैं अगर करती जाऊँ, अगर मैं अपने इनर प्रोडक्ट uv को इस तरह से ओपन करूंगी तो इस तरह के स्पेसिफिक इनर प्रोडक्ट को कहते हैं वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो आपने स्केलर्स दिए हैं इनको वेट्स कहते हैं। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन हो कि आपने अपना क्वेश्चन वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से सॉल्व करना है और मैं ये ना बताऊं कि ये इनर प्रोडक्ट कैसी दिखती है, इसमें क्या करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन वहां पर एक हिंट होगा आपके लिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, ठीक है। जब तक मैं आपको वेट्स नहीं दूंगी तो आप तो ये इनर प्रोडक्ट नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि W1 W2 अप टू so on Wn क्या है। तो इसमें यह होगा कि जितने कंपोनेंट्स आपको u और v के दिए जाएंगे उतने ही आपको वेट्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, ठीक है। तो अगर वेट्स गिवन है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये ना प्रोडक्ट लेना कैसे है, ओके। So this specific type of inner product is known as the weighted Euclidean inner product with weights W1, W2 up to so on Wn. Okay. अब ये एक एग्जांपल है, जिस तरह अभी मैं आपसे कह रही थी कि आपको अगर वेटेड इनर प्रोडक्ट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसकी स्टेटमेंट कैसी होगी और उसमें डाटा क्या क्या गिवन होगा। देखिए आपको इस तरह से अगर R2 में से वेक्टर दिए जाएंगे तो इस तरह वेक्टर गिवन होंगे कि u आपके पास u1 u2 के इक्वल है, v आपके पास v1 v2 के इक्वल है, दोनों 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस R2 से बिलोंग करते हैं।
क्वेश्चन में कहा जाएगा इज द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय दिस सेटिस्फाइज द फोर इनर प्रोडक्ट एक्सियम्स। अब ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा गया है, ये आपने सॉल्व करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ करें। देखिए वैसे इसका आंसर हम सबको पहले से पता है। कैसे पता है? हमने अभी पढ़ा है कि वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हमेशा इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ये आप प्रूफ करके बताएं कि इस किस्म का इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन को प्रूफ करता है, तो आप इसे कैसे करेंगे? आपने सिर्फ ये करना है कि आपको कहा जा रहा है कि यू वी को ओपन कैसे करना है। देखें यहाँ वेट्स क्या है, 3 and 2, W1 is 3, W2 is 2। बाकी आपको पता है कि इस इनर प्रोडक्ट को ओपन कैसे करना होता है। पहला वेट W1 इंटू U1 V1 प्लस दूसरा वेट 2 इंटू U2 V2। अब ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को सामने रखें और इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो 4 एक्सियम्स हैं वो प्रूव करके दिखा दें। अगर इसने उन चारों एक्सियम्स को प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इन वेट्स के अंडर आपका ये इनर प्रोडक्ट वेटेड इनर प्रोडक्ट सक्सेसफुली बन जाता है। इसको ट्राई कीजिएगा। आई एम होपफुल कि आपको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन डिस्कस, राइट? ओके, अब कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि नॉर्म एंड डिस्टेंसेस डिफरेंट वेक्टर्स की हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट नॉर्म एंड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनर प्रोडक्ट। और ये हम पहले से पढ़ कर आए हैं कि आप नॉर्म लो, आप डिस्टेंस लो, दोनों डेफिनेशन को हमने इनर प्रोडक्ट से डिफाइन किया है। जब तक हमें इनर प्रोडक्ट को ओपन नहीं करना आएगा, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द नॉर्म एंड डिस्टेंस ऑफ एनी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि यू मेरे पास 1 0 है, वी मेरे पास 0 1 है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अब आप लोगों को स्टैंडर्ड बेसिस की डेफिनेशन तो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर R2 की स्टैंडर्ड बेसिस दूंगी तो वो मेरी 1 0 0 1 होनी चाहिए। R3 की स्टैंडर्ड बेसिस दूंगी तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होंगी। तो हम सबसे आसान केस लेकर इसको समझना चाह रहे हैं कि मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेती हूँ, यानी 1 0 और 0 1 दो वेक्टर्स दे देती हूँ। अगर मुझे ये कहा जाए कि u का नॉर्म बताएं, u की लेंथ बताएं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी लेंथ क्या होगी कि u का इनर प्रोडक्ट इसी के साथ ले लिया जाएगा। तो u का इनर प्रोडक्ट इसी के साथ लेने का मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने इनर प्रोडक्ट को खोलना कैसे। ये बात मैंने आपको अभी बताई। अब यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे किसी भी वेक्टर की लेंथ बताएं या डिस्टेंस बताएं दो वेक्टर्स का। मैं आपको वेक्टर्स क्वेश्चन में दे देती हूँ। अब देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट खोलने का मेथड मैं नहीं बताऊंगी, आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने लेंथ लेनी है या आपने डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। बगैर इनर प्रोडक्ट के आप उसे नहीं प्रोसीड कर सकते। तो अब दो तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कहीं कुछ गिवन नहीं है कि इनर प्रोडक्ट कैसे खोलना है, तो वहां आप सिंपल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज कर लो। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होता है? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये u का नॉर्म लेना है ना, तो आप क्या करोगे, इसका इसी के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे। इसका इसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेने का सबसे आसान तरीका ये, अगर क्वेश्चन में मैं आपको तरीका नहीं बताती तो आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लगाएंगे, और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का मतलब है u का u के साथ ही डॉट लेना। दैट इज u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट। तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है u का u के साथ? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो स्टैंडर्ड बेस अगर होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ है वो 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टैंडर्ड बेस एक यूनिट वेक्टर होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि u v दोनों वेक्टर्स हैं, इनकी मुझे लेंथ बताएं, आपको मैं ये नहीं बता रही कि इनर प्रोडक्ट यूज कौन सा करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लगा दें। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो इनर प्रोडक्ट आपने लेना है वो u माइनस वी का u माइनस वी के साथ ही, यानी सेम वेक्टर रख के जो कि u माइनस वी होंगे उनका इनर प्रोडक्ट ले लें, फिर उसका स्क्वायर रूट लें और आंसर निकाल लें। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको क्वेश्चन में वेट्स दे देती हूँ, ठीक है, इस बात को गौर से सुनना है, मैं आपको क्वेश्चन में वेट्स दे देती हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको 2 डायमेंशनल वेक्टर्स दूंगी तो मैं आपको 2 वेट्स दूंगी। मैं आपसे कहती हूँ W1 3 है, W2 2 है,
और मैं आप पे छोड़ देती हूँ कि आपकी मर्जी है, आप इसको वेट्स से करें या यूक्लिडियन इनर से करें। तो याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं आपको वेट्स भी देती हूँ ना, तो भी आपके पास चॉइस है कि आप या तो वेटेड यूक्लिडियन से क्वेश्चन को सॉल्व करें या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लगा दें, सिंपल। वेट्स में आपको इसलिए दे रही होंगी कि अगर किसी स्टूडेंट का दिल है कि वो वेटेड से करना चाहता है तो वो उससे कर ले, अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मैंने इसको सिंपल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से करना है तो वो उससे कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पर मैं छोड़ दूंगी, मैं आपको वेट्स दूंगी, आप चाहें तो उसको वेट्स के साथ सॉल्व कर लें, आप चाहें तो उसको इनर प्रोडक्ट के साथ सॉल्व कर लें, ये टोटल चॉइस आपकी अपनी होगी। ओके ओके, let V is the nth order Euclidean space Rn, let U and V are vectors in Rn that are expressed in column vectors। अब column vector का usually हम order लिखते हैं n cross 1 जिसमें n number of rows है, एक column है। In such a case the formula the Euclidean or sorry the inner product of UV is equal to U transpose into V। जैसे हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा, मैंने आपको कुछ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराई डिस्कस करने के लिए कि यस ये स्पेसेस हैं जो वेक्टर स्पेस बन जाती हैं। हमने सब स्पेसेस पढ़ा, हमने कुछ उसकी जनरल एग्जांपल देखी, यस हाँ ये सेट्स हैं वेक्टर सब स्पेस बन जाते हैं। हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई और मैंने आपको बताया कि यस जैसे आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में देखा था कि अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सेट ले लें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सेट ले लें, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट ले लें, तो आइदर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी कि नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हम करते थे, वही काम मैं यहाँ भी कर रही हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स अगर आप मुझे कहें कि यस आप हम समझना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन हमें दिया जाए तो वो सक्सेसफुली इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो ये कहता है कि अगर बी आपके पास आर एन हो तो अगर आप इनर प्रोडक्ट को इस तरह से ओपन करें कि पहले वेक्टर का ट्रांसपोज लेके उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह अगर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाए तो आपका आर एन इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। बन जाएगा मतलब का मतलब क्या है कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट का ये फार्मूला अप्लाई करूं तो वो जो चार एक्सियम मुझे इनर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करने पड़ते हैं वो चारों सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं वो चारों एक्सियम भी आपके सामने दोबारा रीडिफाइन कर देती हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला इनर प्रोडक्ट जो ये कहता है कि u भी एक कॉलम वेक्टर है आपके पास, v भी एक कॉलम वेक्टर है, और ये कर क्या रहा है कि पहले कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज लेकर ये इसको दूसरे कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता है। अगर मैं इनर प्रोडक्ट को ओपन करने का ये तरीका लेकर चलूँ तो ये चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, जिसमें से पहला एक्सियम ये कहता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, u v लूँ या v u लूँ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। वो आप देखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको खुद पता है कि अगर मैं यहाँ पे u ट्रांसपोज v लेके क्वेश्चन सॉल्व करूँ या v ट्रांसपोज इनटू u करूँ तो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। उसकी रीजन भी बता देती हूँ, जब खुद सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको बेशक सॉल्व करके देखिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैं आपको सारा खुद ही बेसिकली सॉल्व करके बता रही हूँ। आपको पता है कि u v का होल ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का खोलते हो तो वो उसको रिवर्स करके फिर उसका ट्रांसपोज देता है। u v होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू v ट्रांसपोज इनटू u। जरा ये हिंट यूज कीजिएगा, पहले एग्जाम के अंदर आप इजीली ये प्रूव कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम में आपने ये शो करना था कि अगर मैं तीन वेक्टर्स ले लूँ, मैं ये कहूँ कि u प्लस v कॉमा w, तो इसको इक्वल होना चाहिए u w प्लस v w का इनर प्रोडक्ट। वो आप यहाँ सॉल्व करके देखिएगा, इजीली आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। थर्ड एग्जाम में आपने ये प्रूव करना था कि अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल u के साथ यहाँ k लिख दूं या v के साथ k लिख दूं, तो फिर उस k को अगर मैं बाहर भी निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको खुद पता है कि अगर एक k स्केलर मैं इनर प्रोडक्ट के अंदर ले जाऊं या मैं उसको स्केलर को बाहर निकाल कर मैं u ट्रांसपोज इनटू v ले लूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, जब भी किसी कॉलम वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसकी हर रो से मल्टीप्लाई होता है, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, तो फिर तो मैं इसको कॉमन भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर मैं u और u का इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आपको खुद पता है कि अगर मैं u और u लूँ तो मेरे पास आएगा u ट्रांसपोज इनटू u। तो एक वेक्टर का ट्रांसपोज लेकर अगर मैं उसको उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा आई एम 100% श्योर कि उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे क्लास आपके ख्याल से अगर मैं u के ट्रांसपोज को u से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए?
यस क्लास, U ट्रांसपोज इनटू U किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? एनी वन ऑफ यू? U ट्रांसपोज इनटू U किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? मैम ऑर्डर तो सेम होगा ना मैट्रिक्स का? नहीं, मैम ऑर्डर तो सेम होगा। मैं एक कॉलम वेक्टर लेती हूँ 3 क्रॉस 1, उसका ट्रांसपोज होगा 1 क्रॉस 3। किस ऑर्डर मैम का 3 मेरे क्रॉस पास 3 होगा, 3 क्रॉस 3। यस, 3 का। तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या उस पे कोई मसला होगा? मैम पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए अगर आपकी गिवन मैट्रिक्स की एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो फिर उसको तो कोई मसला नहीं होगा ना। ठीक है, सो चारों एग्जिम्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई सजेस्ट यू कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कंप्लीट सॉल्व आपकी मैथमेटिकल मेथड्स के 7th चैप्टर में, ये 7.1 अगर आप आर्टिकल देखें तो वो आपके इनर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन से रेलिवेंट है। तो आई सजेस्ट यू कि आप 7.1 का आर्टिकल ज़रूर स्टडी कीजिएगा और वहाँ ये कंप्लीट सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये हम 4 एक्सियम्स इस तरह के डेफिनेशन पर अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स का सेट हो, n बाय n का मतलब ये होता है जब भी आपके पास कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में n लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये वो मैट्रिक्स है जिसमें जितनी भी मैट्रिक्स आ रही हैं जिनका ये सेट है वो सब स्केयर होनी चाहिए, यानी जिनका ऑर्डर मेरे पास n बाय n हो। तो अगर मैं अपना इनर प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह डिफाइन कर दूँ कि u और v का इनर प्रोडक्ट लेने से मेरे पास आंसर ये आता है कि पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करूँ और फिर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँ। तो ट्रांसपोज में से क्या होता है? सॉरी, ये ट्रांसपोज नहीं है क्लास, सॉरी, दिस इज ट्रेस। एक बात याद रखिएगा, ये जो कैपिटल टी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना, ये हमेशा ट्रांसपोज के लिए यूज होता है। और जब भी स्मॉल टी और आर लिखा जाए किसी मैट्रिक्स के साथ तो ये ट्रेस होता है। ट्रेस क्या होता है, आप में से किसी को पता है? क्या होता है ट्रेस? यस क्लास, बच्चे ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। अच्छा एक बात, ये अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी। बच्चे ये नहीं, मैंने उस टाइम गौर नहीं किया, सॉरी, ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स नहीं आएगी पहले एग्जाम्पल के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि इनर प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लिया जाता है आंसर आपके पास स्केलर आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनर प्रोडक्ट की अगर आप कहीं पर इसकी डेफिनेशंस को सॉर्ट आउट करें तो वहाँ पर आप ये बात पढ़ेंगे कि इनर प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो जब दो वेक्टर्स पे अप्लाई होता है तो वो उनको स्केलर बना देता है। यानी इनर प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज नंबर ऑफ स्केलर एलिमेंट्स को कंटेन करती है। आप जब भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें, बात याद रखिएगा कि हमेशा उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई वेक्टर नहीं आती। तो ये देखें यहाँ पर असल में मैं जब आप मुझे आंसर कर रहे थे ना तो मुझसे ये गलती हुई कि मैं इसको v इंटू यू ट्रांसपोज देख रही थी। अब जरा गौर से देखिएगा, u ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये n बाई 1 आपके पास 1 बाई n हो जाएगा। 1 बाई n को मल्टीप्लाई करें n बाई 1 से तो आपके पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 1 बाई 1 की। तो 1 बाई 1 की मैट्रिक्स स्केलर होता है। ठीक है, तो उसको जरा दोबारा देखिएगा। तो इसी तरह से जब आप ट्रेस लेते हो ना, सेकंड एग्जांपल पे आ जाए, जब आप ट्रेस लेते हो किसी मैट्रिक्स का, जब आप यू ट्रांसपोज को वी से मल्टीप्लाई करोगे ये एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम वेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, अब प्रॉपर मैट्रिसेस है n बाई n की। आप यू ट्रांसपोज को वी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी। उसका ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होगा कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स आ रही है उसके डायगोनल एंट्रीज का सम ले लें। तो डायगोनल एंट्रीज का सम लेने से मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये एग्जांपल आपसे ये कहती है कि इस जैसे इनर प्रोडक्ट को अप्लाई करने से आपके पास n बाई n मैट्रिक्स का जो सेट है जो कि ऑब्वियसली एक वेक्टर स्पेस है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है। और इसने आपको यहाँ पर ये ऑपरेशन करके दिखाया है कि ये आपके पास जो आंसर है ये स्केलर कैसे आता है। आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, आपके पास जब आप ट्रेस लोगे u ट्रांसपोज इनटू v का तो आपके पास ये इस तरह की एंट्रीज आएंगी और ये हमें नजर आ रही है कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, ओके।
इसी तरह से हम अगर एग्जांपल्स और देखें जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो अगर मैं पोलिनोमियल्स का सेट ले लूँ Pn, जब भी Pn लिखा जाए इसका मतलब होता है कि ये ऐसे पोलिनोमियल्स का सेट है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है पोलिनोमियल्स का वो n होगा। n हाईएस्ट ऑर्डर जब आप बोलते हैं तो याद रखिएगा इसमें ये मतलब नहीं होता कि हर इस सेट के अंदर आने वाले पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर x की n होनी चाहिए। n होता है मैक्सिमम पावर, उससे छोटी भी आ सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम आपके पास ऑर्डर आएगा किसी भी पोलिनोमियल का इस सेट के अंदर वो n होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल यहाँ पे कोई से दो पोलिनोमियल p q ले लूँ तो मेरे पास वो इस तरह से एक्सप्रेस होने चाहिए। आई होप कि आप सबको कम से कम पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूर आती होगी, नहीं आती तो प्लीज़ ये याद कर लें। मैं आपसे ये कहूँ किसी भी ऑर्डर का पोलिनोमियल मैं आपको लिखने के लिए कह दूँ, मैं आपसे कहूँ इसको स्टैंडर्ड वे में लिखें तो आपको आना चाहिए, ये आपको आगे हायर लेवल्स पे जाके काम आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती हैं जब आप किसी भी एग्जाम में बैठे होते हो तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप किसी भी पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे में एक्सप्रेस करके बताएं। स्टूडेंट्स को नहीं आता होता, ठीक है, तो ये इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इसको याद रख लें आप। तो अगर मैं इस सेट ऑफ पोलिनोमियल्स का इनर प्रोडक्ट वो डिफाइन कर दूं कि मैं पहले कंपोनेंट a नॉट को दूसरे पोलिनोमियल के पहले कंपोनेंट b नॉट से मल्टीप्लाई करूं, ये मेरी पहली टर्म बन जाए। फिर मैं ये करूं कि सेकंड जो x का कोफिशिएंट है a1, इसी तरह दूसरे पोलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट है b1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं एंड अप टू सो ऑन मैं यही काम करती जाऊं। तो अगर मैं ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करूं तो मेरे पास ये जो स्पेस Pn है जो कि पहले ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बन जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे इसी सेट के किसी भी पोलिनोमियल का नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू क्लास, कि ये शायद आपने पहले ना पढ़ा हो कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया जाए, ठीक है, वैसे सिंपल वेक्टर्स के लिए तो आपको पता ही है कि उसकी लेंथ या नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन किसी पोलिनोमियल का नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। पोलिनोमियल की लेंथ देखिए, आप शायद कि अगर मैं फर्स्ट टाइम जब ये कह रही होंगी ना पोलिनोमियल की लेंथ, तो आप लोग थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे, तो क्या पोलिनोमियल की लेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है? तो यस, आंसर इज यस। पोलिनोमियल की लेंथ या उसका नॉर्म कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि आप उसका इनर प्रोडक्ट उसी के साथ लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें, जिसको आसान अल्फाज में अगर हम डिफाइन करें तो वो यूँ होगा कि जितने भी कोफिशिएंट्स आपको दिए जाते हैं पोलिनोमियल में, उनका स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दें, उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये किसी पोलिनोमियल की लेंथ आ जाती है। अब कहीं पर भी अगर आपसे पोलिनोमियल की लेंथ पूछी जाएगी तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत एप्लीकेबल डेफिनेशन है, राइट। अच्छा, अगर इसी स्पेस के ऊपर Pn, दिस इज द nth ऑर्डर पोलिनोमियल्स, उसका सेट है जिसको मैं Pn कह रही हूँ, इस एक ही सेट के ऊपर मैं एक और तरह का इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकती हूँ। वो ये कि अगर मैं पोलिनोमियल p को q से मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी काम होगा, अगर मैं एग्जांपल 2 जिसमें मैं एक और तरह का इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रही हूँ, अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूँ ना तो मेरे लिए थोड़ा सा लेंथी काम होगा एज कम्पेयर टू एग्जांपल 1। मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ कि फ़र्क क्या है इन दोनों में। देखिए, सेकंड एग्जांपल में इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने का तरीका उसने यूँ दिया है कि आपने p ऑफ x नॉट बताना है। p ऑफ x नॉट का मतलब क्या है? ये जो आपके पास p लिखा है ना पूरा, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x नॉट पुट कर दें। q का मतलब ये है कि आपके पास जो सेकंड पोलिनोमियल है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x नॉट पुट कर दें। ठीक है, अब x नॉट ये सब है क्या? Where x naught, x1 and up to so on xn are distinct real numbers. ये रियल नंबर्स हैं, ये इनको इस x के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये तो आपके वेरिएबल्स है ना, x1 x2 up to so on x की पावर n, जिनको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं क्योंकि इनकी पावर स्ट्रीट होती है। ये तो सबस्क्रिप्ट में कोई भी नंबर लिखे जा रहे हैं, x0 x1 xn, ये कोई भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर नहीं गिवन तो आपने खुद से सपोज कर लेने हैं, अपनी मर्जी है, जो मर्जी रख लें। आप चाहें तो इसको 1 2 3 4 5 रख लें, आप चाहें तो इसको 0 1 2 3 रखें, आप चाहें इसको -3 -2 -1 0 रख लें। ठीक है, सो आपने क्या करना है, जब भी इनर प्रोडक्ट लेना है तो आपने पहले एक डिस्टिंक्ट रियल नंबर लिया, उसको बी में पुट किया, फिर उसको क्यू में पुट किया तो एक स्केलर आ जाएगा आपके पास। फिर एक और डिस्टिंक्ट रियल नंबर लिया, उसको बी में पुट किया, क्यू में पुट किया, मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर आ गया, एंड अप टू सो ऑन। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोग अटेंटिव हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि ये राइट हैंड साइड सॉल्व करने से मेरे पास एक स्केलर ही आएगा। तो इस तरह से जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए जाते हैं वो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं।
और अगर मुझे ऐसी इनर प्रोडक्ट के अंडर ये कहा जाए कि आप इसका नॉर्म कैलकुलेट करके बताएं, तो नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा ये वाला पूरा फार्मूला ना आप याद ना करें बेशक कि जी जब भी किसी का नॉर्म लेना है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मारें और उसके रूप वाला फार्मूला याद कर लें। आई सजेस्ट यू कि आप इसको इस तरह याद करें तो ये ज़्यादा आपके लिए कॉन्सेप्चुअली बेहतर होगा कि किसी भी वेक्टर का, किसी भी पॉलिनोमियल के नॉर्म का मतलब ये होता है कि उसका इनर प्रोडक्ट उसके अपने साथ लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप ये डेफिनेशन, तो बहुत सिंपल है ना याद करना, एक स्टैंडर्ड वे हमने याद कर लिया। अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो बाद में आपने इनर प्रोडक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, आपने जस्ट वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको याद करने की कोशिश करेंगे ना कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके लिए याद रखना इतनी चीज़ों को मुश्किल होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट v इज इक्वल टू p2 एंड, अब ये जो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको गिवन है तो आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स कैसे हैं कि x0 को -2 ले लें, x1 को 0 ले लें और x2 को आपने 2 ले लेना है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होंगे? अब मैंने लास्ट स्लाइड में जब डिस्कस किया था, आप में से किसी स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा कि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स कितने होने चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते। देखिए, आप अपनी पॉलिनोमियल की डिग्री को चेक किया करें। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि उसमें x के कोफिशिएंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। 0 का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स मुझे इस स्टेज पर पता होने चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि P2 ऑर्डर 2 के पॉलिनोमियल्स का सेट एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है। आप क्या करेंगे? आप ये अभी आपने जो लास्ट सेकंड एग्जांपल के अंदर जो मेथड देखा है, इस इनर प्रोडक्ट का ये अप्लाई करने के बाद आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बनती है। और आपके P2 के अंदर पॉलिनोमियल्स किस टाइप के आएंगे, आपने इन जनरल नहीं लेने। आपको ये भी बता दिया गया है कि ये पॉलिनोमियल्स कैसे हैं। पहला पॉलिनोमियल है x² और दूसरा पॉलिनोमियल है 1 + x। तो ये तो आप कह लें कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने सिर्फ ये सेकंड एग्जांपल के अंदर जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना है और आपने प्रूव करना है कि आइदर दिस इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस और नॉट। अच्छा जी, अगर हम आपका जो 7th चैप्टर है, मैंने आपको भी बताया था आपके एसएम यूसुफ की बुक में, मैथमेटिकल मेथड्स बुक के अंदर आपका जो 7th चैप्टर है वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस से रेलिवेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि उस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है Cauchy-Schwarz inequality, and this is the most familiar inequality and we usually use this inequality in many fields of mathematics। सिर्फ यहाँ पर जाके बात खत्म नहीं होगी, आगे जाकर भी ये बहुत यूज होती है। यानी सिर्फ नाम अगर मैं ले लूँ Cauchy-Schwarz inequality, तो एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को जिसने कभी भी इसको गो थ्रू किया होगा उसको ये आनी चाहिए इसलिए कि ये वो इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी है जो नॉर्म और इनर प्रोडक्ट को रिलेट करती है आपस में। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आप सबको पता होगा, मैथमेटिक्स में एक मॉडुलस से रिलेवेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट mod of a plus b is less than or equal to mod of a plus mod of b। आप सम ऑफ टू नंबर्स का मैग्नीट्यूड लें तो वो अनइक्वल होता है अगर हम उनका सेपरेटली मॉड ले लें। ये तो एक बहुत ही अर्लियर और सिंपल लेवल की इनइक्वालिटी थी। Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी कर क्या रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इससे पहले इनर प्रोडक्ट को और नॉर्म को अलग अलग पढ़ते आए हैं, लेकिन ये कैसी इनइक्वालिटी है जो हमें इन दोनों का रिलेशनशिप बताती है। ये कहती है कि अगर आपके पास uv कोई से 2 वेक्टर्स हैं आपकी वेक्टर स्पेस में और आप उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनके इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू होता है अगर हम इनका सेपरेटली नॉर्म ले लें। एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी से हमें एक और रिमार्क मिल सकता है जो हम यहीं से डायरेक्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका रिमार्क लिखा हुआ है ना, जो एंगल के लिए है, ये मुझे ना भी दिया जाए तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? आपको पता है कि जब भी आप किसी वेक्टर का नॉर्म लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो आप उसको कैसे लिखते हैं?
द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखते हो मल्टीप्लाई बाय, जैसे हम लिखते हैं ए डॉट बी, मैं ए डॉट बी को कैसे लिखूंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं u और v का नॉर्म लूं, u डॉट v का नॉर्म लूं, तो मैं कैसे लिखूंगी, नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो अब इसको मैं, अगर पहले जो मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी पढ़ी है, यहाँ से अगर मुझे कोई ये कहे कि ये जो u v आपने वेक्टर्स लिए हैं इनके दरमियान एंगल बताएं, तो एंगल दिस इज cos इनवर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर नॉर्म्स। तो ये दोनों आपने रिलेशनशिप्स अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आपसे कोई Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी पूछिए आपको पता होनी चाहिए। So the most important fact about the Cauchy-Schwarz inequality is that it relates your inner product with the norms. And through this inequality we are also able to find out the angle between the given two vectors, जिसके लिए ये inequality define होती है। उन्हीं दो vectors का अगर मुझसे कोई angle पूछ ले तो मुझे पता होना चाहिए that is cos inverse of, numerator में आएगा inner product of these two vectors और denominator में आएगा there is separate norms, right? Okay, next example देखिए, let V is equals to R4 have Euclidean inner product। ये एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है और इसकी जो जिस इनर प्रोडक्ट स्पेस के थ्रू ये बनती है उसको हम कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। वो हमें पता है क्या है, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है दो वेक्टर्स का, उसको कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स u दिस एंड v दिस। अब देखा ये एप्लीकेशन है इसकी कि हमें ये जो रिमार्क है इससे रेलेवेंट क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। तो इससे रेलेवेंट जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कौन कौन सी बातें हमसे पूछी जाएंगी कि सबसे पहले तो जो पूछा जाएगा वो ये कि एंगल बताएं दो वेक्टर्स के दरमियान, और आपका डाटा कितना आपको गिवन होना चाहिए। आपको दोनों वेक्टर्स पता होने चाहिए, आपको अपनी वेक्टर स्पेस का पता होना चाहिए या आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस का पता होना चाहिए, और तीसरी बात ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि आपको ये बताया जाए क्वेश्चन के अंदर कि इनर प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है। तो अगर कोई इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो हमेशा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज किया करें। अगर वेट्स गिवन है तो वेटेड भी यूज कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन ये है कि इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर दी जाए आपको, ठीक है। तो है अब मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट में से किसी को इशू नहीं होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दिस इज वेरी सिंपल। इनर प्रोडक्ट लें यूवी का, ठीक है, यूक्लिडियन से डिवाइड कर दें इनके सेपरेट नॉर्म्स के साथ, कॉस इनवर्स उसका ले लें, आपके पास एंगल आ जाएगा। अच्छा, अब ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कोई से भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर आप वेक्टर्स ले लें, वो हम यहाँ पर एक तो देख लेते हैं। फिर एक सिंपल सी आपके पास नॉर्म की प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको बताया है कि मॉड के लिए हम एक हमेशा से प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़ते आते हैं, काफ़ी जगह हम उसको यूज़ भी करते हैं कि a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है a मॉड प्लस b मॉड। तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी नॉर्म के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। क्या कि अगर u प्लस v का नॉर्म मैं ले लूँ तो ये इक्वल नहीं होगा नॉर्म ऑफ u प्लस v ऑफ नॉर्म के, बल्कि लेस देन एंड इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से इसी इनइक्वालिटी को देखते हुए अगर मैं डिस्टेंस देखूं दो वेक्टर्स का तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन u एंड w प्लस डिस्टेंस बिटवीन w एंड v। मैं इसको जरा आपको फिजिकली बता देती हूँ, मेरे ख्याल से शायद आपने फिजिक्स में कहीं ये बात पढ़ी भी हो। यूजली ये बात हम अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हम इसको मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ते होते हैं, आपने तो खैर मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होगा। इस इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं 3 वेक्टर्स हैं u v w। अब मेरे पास क्या है कि मैंने पहले u से v तक डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर v से w तक डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं तो ये आंसर हमेशा बड़ा आना चाहिए अगर मैं u का डायरेक्ट v के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ये कहूँगी कि 3 वेक्टर्स मैंने ले लिए u v w। अगर मैं u का v के साथ डिस्टेंस हूँ, देखिए बहुत आसान सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले तो इसमें ज़रा पोजीशन देखिए मैं कैसे रखूँगी। पहले u रखा मैंने, फिर उससे आगे मैंने v रखा, उससे दूर जाके मैंने w रख दिया। अगर मुझे ये कहा जाए कि u का v के साथ जो डिस्टेंस है वो u और v का डिस्टेंस और फिर v और w का डिस्टेंस ऐड करने से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है ना। बेशक w v के बहुत करीब भी पड़ा हो फिर भी कुछ डिजिट्स तो ऐड हो ही जाएंगे ना।
तो अगर मैंने पहले दो वेक्टर्स का डिस्टेंस ले लिया, वो हमेशा उस डिस्टेंस से छोटा होगा जो मैंने u का v से लिया और फिर v का w से लिया। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सा खुद भी फिजिकली देखिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। टू वेक्टर्स u and v are in an inner product space are called orthogonal अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए। अच्छा, ये तो डिफाइन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताइए, आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर कोई से भी दो वेक्टर्स आपके पास हों और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को खोला जाता है, u डॉट v होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर मैं एंगल रखूँ π/2 तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब मेरे पास चूंकि थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन आ गई है इनर प्रोडक्ट की सेंस में, तो मैं ये कहूंगी कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 हो जाए तो हमेशा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। अब क्या है, मैं अगर आपको क्वेश्चन में ये कहूँ, मतलब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप प्रूव करें कि गिवन टू वेक्टर जिनकी वैल्यू मैं आपको क्वेश्चन में दूंगी, मैं आपसे कहूँ कि प्रूव करें कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। आप क्या करोगे, मैं आपको ऑब्वियसली इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला दे दूंगी, आपने उनका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आपका इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो आप कहोगे यस दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर वो 0 ना आया तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, आपको दो वेक्टर्स गिवन है, आपने वही बात जैसे मैंने भी आपको बताई कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रूव करें कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, अब उसमें भी वही दो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट मेरी इसी तरह रहेगी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इनर प्रोडक्ट में नहीं देती तो आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज करेंगे। जैसा कि ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ कोई इनर प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि हमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जो ये कहता है कि आप जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो दो मुझे वेक्टर्स दिए जा रहे थे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह अगर मैं इसको वेटेड से करना डिसाइड करती हूँ, इन दैट केस ऑब्वियसली मैं आपको क्वेश्चन में वेट्स दूंगी। मैं आपसे कहती हूँ पहला वेट W1 3 है, दूसरा वेट W2 2 है। अगर आप वेटेड से करेंगे तो देखें ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि क्या किसी क्वेश्चन को इनर प्रोडक्ट से करने से और वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से करने से आंसर सेम आता है। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। देखें, कुछ स्पेसिफिक वेट्स के लिए इनका आंसर सेम भी आ सकता है, बट नॉट फॉर ऑल वेट्स। मैं अगर आपको ऐसे आइडियल वेट्स दे दूं जिसके लिए मुझे भी पता हो कि ये वो वेट्स हैं जिनके लिए आंसर सेम देंगे, फिर तो सेम आंसर आएगा। लेकिन देखें, वेट्स के लिए तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन है ना, वेट्स तो रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे वेट्स दे दूं जिसके लिए आंसर सेम ना हो, तो फिर तो ऑब्वियसली हमें नजर भी आ रहा है कि रियल नंबर्स तो चेंज हो सकते हैं, इन दैट केस इनका आंसर सेम नहीं आएगा। सो रिमेंबर दैट जहां भी आप इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करते हैं और आप कंपैरिजन करना चाहते हो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का वेटेड इनर प्रोडक्ट के साथ, तो फॉर सम स्पेसिफिक पेयर ऑफ वेट्स देयर आंसर कैन बी इक्वल, बट नॉट एवरी काइंड ऑफ वेट्स। अगर मैं आपको ऐसे वेट्स दे दूं कि जो इसके आंसर को डिफर कर रहे होंगे, तो यू विल नोटिस इन योर आंसर कि आपके पास क्या आंसर डिफरेंट आएगा। आप देख लें, आपने यूक्लिडियन से किया आंसर 0 आता है, वेटेड से किया आंसर 0 नहीं आता। माइट भी मैं कोई और दो पेयर ढूंढूं 3 2 के अलावा कोई और, फॉर एग्जाम्पल, और ये आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप ढूंढना शुरू कर दें। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कहाँ से वेट ढूंढेंगे, लेकिन बात ये हो रही है कि यस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे दो वेट हो सकते हैं जिनका पेयर मैं यहाँ पर लूँ और मेरे पास आंसर 0 आ जाए, बट नॉट इन एवरी केस। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, बल्कि सब क्वेश्चंस के अंदर वेट आपको दिए जाएंगे। आप पे अगर मैं ये छोड़ दूं तो हर एक का आंसर डिफरेंट आएगा। शायद लकीली किसी एक बच्चे का ऐसा आंसर भी हो कि वो मैच कर जाए, उसको ऐसा पेयर मिल जाए जिससे वो मैच कर जाए, बाकियों को ना मिला हो, तो फिर हम आंसर को डिफर नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ओके। If W is a subspace of a vector space V, then the set of all vectors in V that are orthogonal to every vector in W is called the orthogonal complement of W. देखिए, अगर मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसकी मैं सबस्पेस ले लेती हूँ W। हमारे लिए सबस्पेस कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, बहुत दफा पढ़ चुके हैं। V के जितने भी वेक्टर्स हैं, ऑल की बात हो रही है, बात याद रखिएगा।
V का हर वेक्टर अगर W के हर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए। कैसे? मैं V का एक वेक्टर लूं, वो W के हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। मैं V का दूसरा वेक्टर उठाऊं, वो भी W के हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। कैसे पता लगेगा कि परपेंडिकुलर है? उसका इनर प्रोडक्ट ले, आंसर 0 आना चाहिए। फिर मैं V का तीसरा वेक्टर लूं, मैं उसके मतलब अभी जाहिर है कि हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, बहुत लेंथी काम है, मैं समझा रही हूँ आपको। V का तीसरा वेक्टर लूं, W में फॉर एग्जांपल 10 वेक्टर्स हैं, 10 के 10 वेक्टर के साथ 1 बाय 1 मैं इसको इनर प्रोडक्ट लूं, सबको 0 आना चाहिए। V का चौथा वेक्टर उठाऊं, W के 10 वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट बारी बारी लूं, सबका आंसर 0 आना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। अगर ये ट्रू है तो फिर हम ये कहेंगे कि W जिसको सब स्पेस कहा था, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ठीक है, V होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, क्योंकि रिलेशनशिप W के साथ है, V के साथ नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मैंने भी आपको डिफाइन किया कि V का कोई भी वेक्टर उठाएं, अगर वो W के हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपकी वेक्टर स्पेस V आपकी सबस्पेस W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगी। और इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को अगर V इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो मैं उसको जो नाम दूंगी वो W और ये ऑर्थोगोनल का साइन होगा। ठीक है, सो थ्योरम देख लें। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमेशा सबस्पेस होता है V का। ये बात याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सबस्पेस होता है V का। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट V के इक्वली हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये उसका सबस्पेस हो। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने डेफिनेशन कहते हुए, डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए आपसे ऑल की बात कर दी। तो ये हो सकता है कि आपके V का हर वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई सबस्पेस तो करेगा ना। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमेशा V का सबस्पेस होता है। और अगर मैं W और W ऑर्थोगोनल का इंटरसेक्शन दूंगी तो वो तो हमेशा 0 आना चाहिए। और ये बात जरा इस पे सोचिएगा कि ये कैसे है। W सिर्फ सबस्पेस है, लेकिन W कॉम्प्लीमेंट हमने अभी डिफाइन किया है। इनका इंटरसेक्शन आपको क्या लगता है कि 0 क्यों होना चाहिए? इसको जरा सोचिएगा, जब लेक्चर पढ़ेंगे अच्छे से आपको इसकी रीजन खुद समझ आ जाएगी। इट इज ऑब्वियस। अब अगर मुझे कहा जाए कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बेसिस कैलकुलेट करें, अब देखिए क्लास, हमने इससे पहले मैनी टाइम्स हम ये पढ़ कर आए हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो तो उसकी बेसिस कैसे कैलकुलेट करनी होती है। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सिर्फ डाटा डिफरेंट है, बात डिफरेंट हो रही है, लेकिन मेथड वही है जो हम पहले करके आए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि W एक सब स्पेस है R6 की। R6 आपके पास क्या वेक्टर स्पेस, और W को स्पैन करने वाले R6 को स्पैन करने वाले वेक्टर्स भी आपको गिवन है, W1, W2, W3, W4। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप W परपेंडिकुलर, जो मैं इस साइन की बात कर रही हूँ, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी बेसिस कैलकुलेट करो। ये है बेसिकली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए क्लास, ये आप सबको पता है, हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अगर हमें एक वेक्टर स्पेस दी जाए, हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए जाए और कहा जाए कि आप ये प्रूव करें कि ये इस सेट की बेसिस हैं या नहीं, तो हमें इसमें अब कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए नया नहीं है, सिर्फ हमारे लिए एक डेफिनेशन या एक बात नहीं हो रही थी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ये वो कंटेंट्स थे क्लास जो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में से चूज़ किए, जो कि जिनकी नो हाउ मुझे लगा कि आपको ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, you are most welcome to ask now. Yes class.